नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां अगले साल अर्धकुंभ मेले में ऐतिहासिक आयोजन के लिए सरकार ने कमर कस ली है और इस बार सरकार अर्धकुंभ मेले को महाकुंभ की तर्ज पर आयोजित करने जा रही है। और इसी कड़ी में केंद्र सरकार से उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़े बजट की मांग की थी और आज केंद्र सरकार ने हरिद्वार में आयोजित होने वाले अर्धकुंभ मेले के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। लेकिन आपको यह बताते चले कि कांग्रेस की तरफ से अब बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है और जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है, क्योंकि राज्य की तरफ से कुंभ के लिए 3000 करोड़ की मदद मांगी गई थी, लेकिन उसमें सिर्फ 500 करोड़ ही मिल पाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको यह भी जानकारी दे दें कि बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि जब भी केंद्र से कोई भी मदद मांगी है, केंद्र सरकार ने उसको पूरा करने का काम किया है। आप देखिए, मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और केंद्र सरकार का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उत्तराखंड के लिए जिस तरह की सोच माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी रखते हैं और उसके निमित्त जो कार्य हो रहे हैं उत्तराखंड में। और अभी अर्धकुंभ जो हमारा उत्तराखंड में प्रारंभ होने जा रहा है और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी जल जीवन मिशन के तहत एक बैठक के तहत गए थे और उसके निमित्त जिस प्रकार से जानकारी मिली और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुई है कि 500 करोड़ रुपए अवमुक्त हुए हैं कुंभ के लिए, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और पर्यटन क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा। और हरिद्वार का जिस तरह से अब आने वाला जो कुंभ होगा 2027 में, उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी के साथ और जो वर्क होने वहाँ पे कुछ टेम्परेरी वर्क होने और कुछ अस्थायी वर्क होने, उसके लिए हमको एक राहत मिलेगी। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केवल एक रबर स्टैंप है, डायनेमिज्म पूरा गायब है। 3000 करोड़ रुपए मांगे गए थे, 500 करोड़ रुपए में ही इतना गदगद हो रखे हैं। 500 करोड़ रुपए को क्या करोगे आप? क्योंकि हमने देखा 2009-10 में जो कुंभ हुआ था उसमें बड़ा घोटाला सामने आया। तो इस बार के कुंभ में हमारी पैनी नज़र बनाए हुए हैं हम कि ये पैसा आखिर कहाँ लगाते हैं आप। तो कहीं ना कहीं आप कुंभ की व्यवस्थाओं को भव्य और दिव्य करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने तो देखा स्मार्ट सिटी में पैसा 500 करोड़ रुपया वापस चला गया। केंद्रीय अफसरान ने यहाँ पर देखा कि कार्य प्रगति पर नहीं है, उदासीनता है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ प्रादेशिक नेतृत्व में, तो 500 करोड़ रुपया वापस चला गया। तो कहीं यही कुंभ के साथ ना हो जाए। और हमें सुनने में आया है कि मांगा 3000 करोड़ रुपया गया था, मात्र दिया गया है 500 करोड़। तो 500 करोड़ में कितना भव्य हो पाएगा कुंभ, ये भी यक्ष प्रश्न है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां रेलवे भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बताते चले कि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं है और जहां प्रभावित लोगों को केवल सरकार की पुनर्वास की नीति के अनुसार ही वैकल्पिक व्यवस्था मिलेगी। आपको यह भी जानकारी देते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी जमीन पर रहने की मांग नहीं की जा सकती। और जहां गफूर बस्ती के मामले में कोर्ट ने ध्यान दिया है कि कुछ जमीन रेलवे की है जबकि कुछ राज्य सरकार की है, तो वहीं वैध पट्टा धारकों को मुआवजा देकर अधिग्रहण किया जाएगा। और जहां रेलवे स्टेशन के विकास और ट्रैक के शिफ्टिंग की योजना के तहत भी लगभग 300 हेक्टेयर की भूमि पर विस्तार करना है, लेकिन अतिक्रमण के कारण परियोजना अटकी हुई है। और जहां राज्य सरकार ने कोर्ट में बताया है कि अधिकांश लोग अवैध कब्जाधारी हैं और जहां पात्र लोगों को मुआवजा तो वहीं पुनर्वास मिलेगा। तो वहीं जानकारी यह भी देते चले कि इस विवाद से 5000 से अधिक परिवार प्रभावित हो सकते हैं, जबकि सरकारी दावा यह है कि करीब 27000 लोग जमीन पर रहते हैं और याचिकाकर्ताओं ने संख्या 50,000 तक की बताई है। पहले उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हटाने का आदेश दिया था और जहां 5 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। अब खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने 25 फरवरी को गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन उनकी ओर से रखा जाएगा। जहां आपको बता दें कि यह मौन गांवों, खेतों और मलिन बस्तियों का राजस्व का दर्जा और मालिकाना हक देने के पूर्व निर्णय के बावजूद बेदखली
की कार्रवाई के विरोध में रखा जाएगा। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि रावत का कहना है कि सरकार को लिए गए फैसलों का सम्मान करते हुए लोगों को उनका अधिकार देना चाहिए और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और इस पर ही प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि रावत कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं और जब पार्टी में उनकी सुनवाई बंद हो जाती है तो वे मौन धारण कर लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मौन रख रखा है और जहां भारतीय जनता पार्टी हरीश रावत के मौन का स्वागत करती है। देखिए, ऐसा नहीं है। हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता है और जब दल के अंदर सुनवाई बंद हो जाती है तो व्यक्ति मौन ही धारण करता है और हरीश रावत जी का मौन धारण लगातार अनेकों बार हो चुका है और जनता ने भी मौन धारण करा रखा है और जितनी बार करें हम उनके मौन धारण का स्वागत करते हैं। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने NH 109 के डेंजर जोन और निर्माणाधीन वैकल्पिक मार्ग का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने NH और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को काम करने के लिए तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और जहां कुमाऊं के लाइफलाइन माने जाने वाले NH 109 पर क्वारब के पास बने डेंजर जोन के कारण लगातार हो रही यातायात की समस्या का समाधान जल्द ही होने की उम्मीद नजर आ रही है। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए यह एकमात्र मुख्य मार्ग है और जहां क्वारब के पास वाहनों का दबाव बहुत अधिक है। उन्होंने यह भी बताया है कि केंद्र सरकार ने पर्याप्त बजट जारी किया है और वैकल्पिक मार्ग सहित डेंजर जोन के सुधार पर भी लगातार काम चल रहा है और जल्द ही यह मार्ग सुरक्षित और सुचारू रूप से चलने योग्य बन जाएगा, जिससे कि लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हमारी समस्या ये है कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के लिए एकमात्र रोड है। इस रोड में ट्रैफिक भी चलाना है और इसका ट्रीटमेंट भी करना है और ये ट्रीटमेंट PHDC के माध्यम से जो टेक्निकल एडवाइस उनके द्वारा दी गई है, भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा दी गई है, उसके अनुसार इसके 2 टेंडर किए गए, एक नीचे थर्ड साइड का, एक ऊपर हिल साइड का। ये दोनों का काम चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी चारधाम यात्रा 2026 को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड के परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि यात्रा के दौरान वाहनों की सुचारू आवाजाही और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजना बनाई गई है और इसके तहत बॉर्डर क्षेत्रों के साथ साथ जनपदों में कुल 7 चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे और जहां वाहनों की जांच तो वहीं दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा। ग्रीन कार्ड व्यवस्था को और भी अधिक डिजिटल और सरल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर और कस्टमाइजेशन का कार्य भी पूरा लगभग हो चुका है। जहां आपको बताते चले कि इस बार यात्रियों और वाहन स्वामियों के लिए 2 नई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और पहले की तरह ऑनलाइन भुगतान नेट बैंकिंग के माध्यम से ही किया जा सकेगा। इसके अलावा ग्रीन कार्ड बनते ही संबंधित व्यक्ति को व्हाट्सएप या फिर SMS के माध्यम से लिंक भेजा जाएगा, जिससे कि वह अपना ग्रीन कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकेगा। जानकारी यह भी देते चले कि परिवहन विभाग ने आश्वासन दिया है कि ये कदम यात्रा को और भी अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और परेशानियों से मुक्त बनाने में बेहद ही मददगार साबित होगा। चारधाम यात्रा की भी हमारी तैयारी है निश्चित रूप में और बड़े मैं समझता हूं कि हमारी शीतकालीन यात्रा बड़ी सफल रही। शीतकाल के अंदर पहाड़ में लोग जाते रहे। हमारा यहाँ स्की का बहुत बड़ा आयोजन हुआ। आपने देखा होगा, औली के अंदर मैं स्वयं गया था, तो उसके लिए भी बर्फबारी देखने के लिए, स्कीइंग करने के लिए लोग आए और कुछ इंटरनेशनल गेम्स भी हम वहाँ कर रहे हैं और जो रोप वे है उसको भी बनवा रहे हैं। वो थोड़ा सा डैमेज हो गया है भूकंप के आने से, तो उसको भी हम ठीक करवा रहे हैं। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी नैनीताल जिले की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत कुमाऊं के संभाग में जिला वक्ताओं के संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां कार्यशाला में कुमाऊं के विभिन्न जिलों से आए पार्टी के अधिकृत वक्ताओं ने भाग लिया और जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की और जहां इस दौरान वक्ताओं को पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक मजबूती और सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। जानकारी यह भी देते चलें कि मीडिया प्रबंधन, सोशल मीडिया की भूमिका, तथ्यात्मक प्रस्तुति और विपक्ष के आरोपों का
तार्किक जवाब देने जैसे विषयों पर विस्तार से मार्गदर्शन किया गया। और जहां अपने संबोधन में महेंद्र भट्ट ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय और एकात्मक मानववाद के सिद्धांत आज भी पार्टी की कार्यप्रणाली का आधार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्य की पद्धति का अंग प्रशिक्षण है। पूरे प्रदेश में नया संगठन बना है, नए संगठन के नए पदाधिकारी बनते हैं। पदाधिकारियों में पार्टी का विचार और पार्टी का अनुशासन, इसकी प्रतिबद्धता बनी रहे, इसलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। देखिए, प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी का एक नियमित कार्यक्रम है और इस बार भी पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण हुआ, अब आज प्रदेश का प्रशिक्षण हुआ। पहले राष्ट्रीय के बाद प्रदेश हुआ, अब आज कुमाऊं का प्रशिक्षण शिविर हुआ। अब खबर मसूरी से है, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी ने अग्निपथ योजना के तहत संचालित अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया पर तमाम सवाल उठाए हैं। प्रदेश भर में रैलियां आयोजित करने का ऐलान भी उनकी ओर से किया गया। और जहां एक स्थानीय होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 4 वर्ष की अल्पकालिक सेवा से सेना की परंपरा, अनुशासन और दीर्घकालिक संरचना प्रभावित हो सकती है। उन्होंने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत का उल्लेख करते हुए कहा कि सैन्य सुधार व्यापक, विमर्श और चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि योजना लागू करने से पहले युवाओं और पूर्व सैनिकों के साथ साथ सैन्य विशेषज्ञों से पर्याप्त परामर्श बेहद ही आवश्यक था, जो कि नहीं लिया गया। कर्नल नेगी ने चेतावनी दी है कि 4 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने के बाद बड़ी संख्या में युवाओं का भविष्य अनिश्चित हो सकता है और जिससे कि सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। 2022 में अग्निपथ योजना को देश के ऊपर थोपा गया था। मैं थोपा गया इसलिए बोलूँगा क्योंकि नीचे से इसके लिए कोई सजेशन, कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। और हमारा जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनके लिए एक सरप्राइज था कि एक ऐसी योजना थोप दी गई है जिसमें कि सैनिक जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 4 साल के लिए यूनिट्स को दिया जाएगा और उससे ये उम्मीद की जाएगी कि देश की सुरक्षा में सक्षम रूप से तैयारी कर सके। इसके दुष्परिणाम बहुत हैं, जिसके बारे में 2022 में ही ये हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने बोल दिया था कि जैसी हमारी सरकार आएगी इसको योजना को हम बंद करेंगे, पुरानी योजना को बहाल करेंगे। सबसे पहले तो ये युवाओं के रोजगार के ऊपर बहुत बड़ा आघात है। जो हर साल 80,000 की भर्ती होती थी वो घट के अब खाली 47,000 हो गई है और वो भी सिर्फ 4 साल के लिए है। 4 साल के बाद फिर दोबारा से वो बेरोजगार हो जाएगा। उसको किसी प्रकार की रिटायरमेंट के बाद पूर्व सैनिक का ना तो सम्मान मिलेगा और ना ही पूर्व सैनिक का जो बेनिफिट्स होते थे, जैसे कि पेंशन है, CSG है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकार होते थे उसको मिलते थे, ना उसको मिलेंगे ना उसके परिवार को मिलेंगे। हरिद्वार में जीएसटी कार्यालय से रिश्वतखोरी का एक मामला सामने आया है और जहां उत्तराखंड सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए डाटा क्लर्क प्रमोद सेमवाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि बंद हो चुकी एक कंपनी के टैक्स निस्तारण के नाम पर पीड़ित से कथित रूप से रिश्वत की मांग की गई थी और जहां शिकायत मिलने के बाद सतर्कता टीम ने जाल बिछाया और जहां कार्यालय के भीतर ही पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी कर्मचारी से पूछताछ तेज कर दी गई है और जहां जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि क्या यह मामला सिर्फ एक कर्मचारी तक ही सीमित है या फिर विभाग के भीतर कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। और अब सबकी नजर आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है और जहां भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं और क्या इस प्रकरण में अन्य कर्मचारियों की भी भूमिका है, अब ये आने वाला समय ही बताएगा। अब खबर देहरादून से है, जहां आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रूप से मनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। आपको बताते चले कि त्योहारों को देखते हुए पुलिस अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और जिसमें सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विस्तार पूर्वक रणनीति बनाई गई है।
बैठक में सभी थाना प्रभारियों और क्षेत्राधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ताकि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था संबंधित समस्या को रोकने के लिए तत्परता सुनिश्चित की जा सके। आपको बताते चले कि एसएसपी परमिंदर डोभाल का कहना है कि संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और गश्त भी बढ़ाई जाएगी, और जहां हुड़दंग, शराब पीकर वाहन चलाने वाले तो वहीं असामाजिक तत्वों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि देहरादून पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि होली का त्योहार उल्लास और सुरक्षा के साथ मनाया जाए और आवश्यकता जो भी पड़े सभी कदम भी उठाए जाएं। आगामी होली के त्यौहार को लेके सभी थाना प्रभारियों को, सभी क्षेत्राधिकारियों को ऑलरेडी ब्रीफ किया जा चुका है। किसी प्रकार की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो, साथ में त्यौहार को बहुत ही शांतिपूर्वक और अच्छे उल्लास के साथ मनाया जाए। इसको लेके देहरादून पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और इसमें जो भी कदम उठाए जाने होंगे वो हम लोग उठाएंगे। अब खबर पौड़ी से है, जहां उत्तराखंड में जल संसाधन से जुड़े संविदा पंप ऑपरेटरों ने सरकार और विभागीय प्रशासन पर उपेक्षाओं के आरोप लगाए हैं। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड के जल संसाधन संविदा श्रमिक संघ तो वहीं शाखा पौड़ी के अध्यक्ष सुरजीत डोबरियाल ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों का समाधान जल्द ही नहीं किया गया तो वे आगामी 26 फरवरी को डीएम कार्यालय परिसर में आत्मदाह करेंगे। साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।